नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। बहुत स्वागत है आज के बड़े मुद्दों में। कल सबकी निगाहें जिस चीज पर टिकी हुई थी, आखिरकार वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और 9 महीने 14 दिन के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो गई है। बता दें कि एक लंबा अंतराल के बाद अब सुनीता विलियम्स के पैर जमीन पर उतर गए हैं और कल जैसे ही सुनीता विलियम्स ने स्पेस एक्स की कैप्सूल से बाहर कदम रखा, उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखी गई, जिसको देख करके पूरे विश्व के लोगों ने चैन की सांस ली। बता दें कि 5 जून 2024 वो दिन था जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में वो गई थी। उसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 हफ्ते 10 दिन का उनका सफ़र है, जिसके बाद वो ख़त्म होगा। लेकिन ये सफ़र बढ़ता गया, इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती गई, कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो सारे प्रयास असफल रहे। लेकिन एक बार फिर जब अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई, एलन मस्क के कंपनी के साथ नासा और स्पेस एक्स मिल करके मिशन को अंजाम दिए और कल सफलतापूर्वक नासा स्पेस एक्स की इस मिशन ने अपने काम को करते हुए सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने का काम किया। क्योंकि सुनीता विलियम्स की इस वापसी को लेकर जो सभी देश और दुनिया पूरी तरह से कह सकते हैं सत्येंद्र जी की कल सोए ही नहीं थे। लगातार उनकी सलामती के लिए जो थी वो दुआएं मांगी जा रही थी। उनके गांव से लेके शहरों में बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो लगातार ये दुआ कर रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी जब चांद पर गया है तो जो सलामत वापस आने की जो संभावनाएं होती है वो काफ़ी कम है। और अब जैसे कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है तो अभी थोड़े समय के लिए उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि उनकी पूरी टीम को 14 से 20 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद कोई वायरस वो अंतरिक्ष से लेकर कहीं नहीं आ गई हो, जिसका खामियाजा बाकी लोगों को ना भुगतना पड़े। इसी के चलते अभी थोड़े समय के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और जिस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको पत्र लिखा था और उन्होंने कहा है कि पूरे ही भारतवासियों को उन पर गर्व है और वो एक क्षण है जो ये ऐतिहासिक हम सभी ने उनके पल को देखा था। जी बिल्कुल। और व्हाइट हाउस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया और व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि जो वादा किया था आखिरकार हमने उसे पूरा किया। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान है, क्योंकि इस मिशन पर व्हाइट हाउस की भी नज़र थी और व्हाइट हाउस की तरफ से ये वादा भी किया गया था कि सुनीता विलियम्स को सकुशल वापस धरती पर लाएंगे। और कहीं ना कहीं वादों को अमेरिका सरकार ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने वो पूरा किया, वो करके दिखा दिया, जिसकी उम्मीद लोगों को कम लग रही थी। एक लंबा अंतराल अंतरिक्ष में जाना और फिर जमीन से, धरती से कैप्सूल को वापस ले जाना, उसके बाद वहाँ पर स्पेस सेंटर में जाना और उसके बाद फिर जो सिलसिला था धरती पर वापस आने का, ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर ने नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिल करके ये बखूबी से कारनामा करके दिखाया है और कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, खासकर निजी क्षेत्रों की। आपको बता दें कि स्पेसएक्स एक निजी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, जिसने नासा के साथ करार किया। उसके बाद दोनों ने मिल करके इस मिशन को अंजाम तक पहुँचाया। इसीलिए और निजी क्षेत्र के लिए भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप अपने दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, विज्ञान के दम पर वो कारनामा कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि एलन मस्क का हस्तक्षेप अगर यहाँ नहीं होता तो कहीं ना कहीं सुनीता विलियम्स की जो वापसी है वो हो नहीं पाती। तो इसी प्रकार से जो पूरा का पूरा हमने ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाला समय बताएगा, जब वार्ताओं का दौर होगा, जब सामने आएगा कि उन्होंने इस मिशन पे क्या कुछ खोज की है, क्या कुछ नया पाया है, वो वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी वापसी को लेकर देश और दुनिया में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री से लेकर देश के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी सुनीता विलियम्स को बहुत बधाई दी है इस मिशन के लिए। और आगे अब इस मिशन पर क्या क्या खुलासे होंगे ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। और सबकी निगाहें इस वक्त नासा पर टिकी हुई है कि सुनीता विलियम्स आने के बाद क्या राज खोलती हैं, क्या खुलासे करती हैं। क्योंकि जिस तरह से 9 महीने का एक लंबा अंतराल उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है, उसके बाद वो सकुशल धरती पर वापस आ चुकी हैं। तब जब वो फिट हो जाएंगी, ग्रेविटी, जैसे कि धरती की ग्रेविटी, अंतरिक्ष की ग्रेविटी अलग होती है, जब एक धरती के एटमॉस्फेयर के बीच रहेंगी, धीरे धीरे जब वो
जो गैप हुआ उसे पूरा करेंगी, क्वारंटीन का समय खत्म होगा, उसके बाद क्या खुलासे होते हैं इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। क्या कुछ निकल के सामने आता है, अंतरिक्ष के क्या राज खोलने वाली हैं, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्योंकि अभी कुछ समय के लिए उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा, ना ही केवल सुनीता को बल्कि बुच को भी क्वारंटाइन रखा जाएगा, उनकी पूरी टीम को क्वारंटाइन रखा जाएगा, वायरस की जांच की जाएगी, मेडिकल जांच की जाएगी। और क्योंकि अभी जिस प्रकार से उन्होंने इतना लंबा अंतराल रख रही हैं वो अंतरिक्ष में, तो उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि इस वक्त उनकी जो कंडीशन है, जो हालत है, वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी है। उनकी हड्डियाँ, चेहरा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अभी डॉक्टर की जांच पड़ताल लगातार जारी है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे उनकी पुष्टि की खबर आ जाएगी, जैसे वो स्वस्थ हो जाएंगी, तो आगे की जानकारी भी साझा की जाएगी। जी बिल्कुल, अभी वो और उनकी टीम डॉक्टर की निगरानी में है, डॉक्टर की एक टीम लगी हुई है उनकी देखरेख के लिए। फिलहाल रुक करते हैं आज की दूसरी खबर की। सुनीता विलियम्स की बात हो रही है तो एलन मस्क को नहीं भूला जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मिशन को अंजाम देने वाले एलन मस्क, उनकी कंपनी स्पेस एक्स को बधाई दी है। खासकर ट्वीट करके उन्होंने अपने अंदाज में बधाई दिया है। बता दें कि बीते कुछ समय से अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जो जोड़ी है वो कमाल कर रही है और इसी जोड़ी की बदौलत आज सुनीता विलियम्स अगर धरती पर पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका एलन मस्क और उनकी कंपनी की रही है। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जो है उसकी रही है, क्योंकि अभी तक ये 44 से 45 मिशन बार ये अंतरिक्ष और ज़मीन का सैर कर चुका है, लेकिन अभी तक का ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था। जिस तरह से सुनीता विलियम्स 9 महीने से फंसी थी, ज़मीन से अंतरिक्ष से वापस लाना ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रुकावटें थीं जिस पर पहले से भी चर्चा हुई थी और कई बार प्रयास भी किए गए लाने का, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। लेकिन स्पेस एक्स ने वो कारनामा कर दिखाया। कैप्सूल के भी बारे में बताएंगे, लेकिन कोमल क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की ये जो जोड़ी है वो कारनामा करके दिखा दी है जो शायद दुनिया में और कोई नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, क्योंकि एलन मस्क ही वो शख्सियत हैं जिनके हस्तक्षेप से ये पूरा कारनामा सफल हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से नासा पर हमेशा से सवालिया निशान रहा, वो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है कि किस प्रकार की तकनीकी हो रही है। कि हमने 5 जून 2024 को मिशन शुरू किया था, 10 दिन में उनकी वापसी होनी थी, लेकिन लगातार जो कंपनीज थी जिन्होंने बुच को और सुनीता विलियम्स को स्पेस में छोड़ा था, वो लगातार ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्राथमिकताओं के हिसाब से चल रहा है और जो जांच है वो भी की जा रही है। लगातार उन्होंने जो सवाल खड़े कर रहे थे कि नासा कहीं ना कहीं विफल हो रहा है, उस पर भी वो चुप्पी साध कर बैठे थे। और अब जब उन दोनों की जोड़ी सामने आई, हालांकि जब से प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप सत्ता में आए हैं, वो एक अलग ही है, क्योंकि इजराइल गाजा की समाप्ति का वो अपने चुनावी मुद्दा उन्होंने बनाया, रशिया यूक्रेन का उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया, और सुनीता विलियम्स को लेकर भी उन्होंने जब ये बड़ी बात कही तो कहीं ना कहीं भारत पे भी इसका असर वाकई में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से सुनीता अटक गई थी, ये नासा मानने को तैयार नहीं थे, और जो हालांकि उनकी जो कंपनीज थी जिन्होंने उनको वहां पर भेजा था वो भी मानने को ये तैयार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मस्क के हस्तक्षेप से ही आज सुनीता विलियम्स और उनके साथी हैं वो वापस आ पाए हैं। जी बिल्कुल, और अगर ड्रैगन कैप्सूल की बात की जाए तो वे अंतरिक्ष से धरती पर लाने का ये कैप्सूल एक विमान है जिसकी वजह से अंतरिक्ष से यात्रियों को ज़मीन पर लाया जाता है, और सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, ये लगेज का भी काम करता है। भारी चीज़ों को ये भी धरती से अंतरिक्ष तक पहुँचाने का और अंतरिक्ष से धरती तक लाने का भी ये कैप्सूल काम करता है। और अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो एक साथ लगभग 7 यात्री इस कैप्सूल में बैठ सकते हैं। तो क्या लगता है जो एक कैप्सूल की खासियत है, जिस तरह से अंतरिक्ष से चला, 17 घंटे का सफ़र होता और आसानी से पूरा करके समुद्र में उतरा, और जो विजुअल आप देख रहे हैं ये वही ड्रैगन है, जो वही कैप्सूल है जो 7 यात्रियों को लेकर के अंतरिक्ष से आया है, सकुशल लेकर के आया है, फ्लोरिडा के समुद्र में उतरा है, और उसके बाद का जो आगे का सिलसिला है फिलहाल अभी चल रहा है। लेकिन ये कितनी बड़ी सफलता पूरी दुनिया के लिए और विज्ञान क्षेत्र में मानी जा रही है। विज्ञान क्षेत्र के लिए ये बेशक से ही काफ़ी बड़ी सफलता है, क्योंकि चंद्रमा से वापस लौटना एक अपने आप में जो उन्होंने रिसर्च की है उसके खुलासे किए जाएंगे, ना ही केवल शिक्षा जगत में बल्कि एक अब पूरे विज्ञान में एक बड़ा वरदान माना जाएगा। अब जैसे जैसे आगे सुनीता विलियम्स जब ठीक हो जाएंगी तो उनसे रिपोर्ट ली जाएगी नासा की तरफ से, और अब वो जो खुलासे किए जाएंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन आपने यहाँ पे ड्रैगन कैप्सूल की बात की, तस्वीरों में देखिए उस
शिप की क्या हाल हो गया है, जिस प्रकार से उसने इतना फोर्स झेला है और वो तमाम 17 घंटों का जो उसने सफ़र तय किया है यहाँ से, उसके बाद जो सहायता दी गई एलन मस्क की तरफ से, उसकी आप ड्रैगन कैप्सूल की तस्वीरें देखिए, किस प्रकार से वो एक सूरज के तरह वो जल रहा है। उसकी शक्ल देखिए, कहीं ना कहीं अब जो स्पेस वो तस्वीरें भी वो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही हैं, क्योंकि एक माना जा सकता है ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसके पूरी देश और दुनिया साक्षी बने हैं। जी बिल्कुल, और लाइव स्ट्रीमिंग नासा की तरफ से चल रही थी। और अगर कैप्सूल की बात ही की जा रही है तो बता दें कि लगभग इसमें 16 इंजन लगे हुए हैं इस कैप्सूल में और 6 पैरासूट हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। लेकिन अगर बात करें जैसा कि एक लंबा सफ़र 17 घंटे का और अंतरिक्ष का जो वातावरण है, उसके बाद धरती का वातावरण है, और जो दो अंतरिक्ष और धरती के बीच की जो ग्रेविटी होती है उसको पार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि ऊपर की सतह जो होती है वो अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है, ऊपर अंतरिक्ष खींचती है अपनी ग्रेविटी के बाहर, और जब धरती की ग्रेविटी तक, गुरुत्वाकर्षण बल तक कैप्सूल आ जाती है तो उसके बाद धरती का जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अपनी तरफ तेजी से खींचता है। और उस वक्त कैप्सूल को अपने हिसाब से चलाना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जो उस समय एक उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग बताया जाता है कि 2700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, और इस रफ्तार को काबू करना, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आती है, धरती बहुत ही तेज़ से अपनी तरफ खींचती है, और उसके बाद उस स्पीड को धीरे धीरे कम करना, एक निश्चित स्पीड पर लाना और फिर सफलतापूर्वक समुद्र में लैंडिंग करवाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और कहीं ना कहीं विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी इसी वजह से मानी जा रही है, और विज्ञान क्षेत्र के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा। अब वक्त बताएगा कि कौन कौन से खुलासे सुनीता विलियम करने वाली हैं, उनके साथी करने वाले हैं, क्योंकि जिस मिशन के लिए उनको भेजा गया था वो सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। फिलहाल रुक करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। लगभग 2.5 वर्षों से चल रहा रसिया यूक्रेन वार अब एक अलग रुख होते हुए दिखाई दे रहा है, शांति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चुनाव के दौरान से डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था शांति व्यवस्था बहाल करने का, उस पर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, हालांकि वो मुलाकात काफ़ी विवादित रहा। ऑन एयर टीवी पर ही दोनों नेता भिड़ गए, जिसके बाद से जेलेंस्की उठ करके दूसरे देश की यात्रा पर चले गए। बाद में माहौल ठीक हुआ, लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है, और कुछ बातों पर सहमति भी बनती हुई दिख रही है। यूक्रेन से कुछ ऐसे ऊर्जा संयंत्र हैं जिस पर अब पुतिन हमला नहीं करेगा, और ये स्थायी विराम है ये 30 दिनों के लिए लिया गया है, और ये ट्रंप और पुतिन की बातचीत से ही सहमति बन पाई है। ये हमने कल भी बातचीत की थी कि ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध है वो रुक सकता है। फिलहाल जो दोनों के बीच में बातचीत हुई है, सबसे प्रथम यही निकल कर आया है कि पुतिन की तरफ से उनके 30 दिनों के लिए ऊर्जा संयंत्रों पर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरी तरह से युद्ध विराम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो युद्ध विराम लगा देते हैं, उनकी तरफ से स्थायी या परमानेंट भी लगा दिया जाता है, तो इसी बीच यूक्रेन हथियारबंद अपने सैनिकों को फिर से तैयार कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। बहरहाल थोड़ी शांति कहीं ना कहीं सत्येंद्र जी कही जा सकती है, क्योंकि अभी भी जेलेंस्की अपने उन्हीं फायर मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेशक से वो हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला ना करें 30 दिनों तक, लेकिन वो उन्होंने जो कब्जे के क्षेत्र है वो नहीं छोड़ेंगे। और पुतिन ने साफ कर दिया है, हम तब तक युद्ध विराम नहीं लगाएंगे जब तक कि हमारे जो क्षेत्र है, यानी कि जो 2 बड़े राष्ट्र पुतिन के माने जाते हैं, वो उनको वापस नहीं दे देते। ऐसे में बड़ी सवाल तो यहीं पे खड़ा हो जाता है कि आखिर युद्ध विराम चलेगा कब तक, क्योंकि सिर्फ ऊर्जा संयंत्र पर वो हमला नहीं कर रहे, लेकिन वो बाकी जगहों पर हमला बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा जो इनकी बातचीत हुई है, दूसरी बातचीत में कहा गया है कि जो उनके 175 युद्ध बंदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। हालांकि ये अब कब तक होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो 2 बड़े फैसले हैं वो ट्रंप और पुतिन ने ले लिए हैं। हालांकि अभी भी जेलेंस्की इसी मुद्दे पर है, इसी
सवाल पे अड़े हुए हैं, इसी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो अपने जो क्षेत्र उन्होंने कब्जे में किए हुए हैं, जो उनके क्षेत्र हैं, वो उनको वापस नहीं देंगे। और पुतिन ये नहीं चाहते हैं, पुतिन चाहते हैं कि वो अपने दोनों क्षेत्र वापस ले लें। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लगभग 2.5 वर्षों से युद्ध चल रहा है, कहीं न कहीं अब सहमति बनती दिख रही है। लेकिन इसी बीच जब एक बार और बयान सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है, तो यही रशिया है जब इनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी कि बिना हमारे बात किए, बिना हमारे शर्तों पर समझौता कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हो चुकी है व्लादिमीर पुतिन की, तो कहीं न कहीं रुख शांत नजर आ रहा है। और अगर 30 दिन के लिए शांति वार्ता हुई है बहाल, तो देखना होगा क्या ये आगे बढ़ सकता है या फिर बीच में कुछ विवाद बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें 2.5 वर्षों से जो युद्ध चल रहा है, जो तल्खियां देखी गई, कहीं न कहीं अब दोनों देश नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में जो वार है वो खत्म भी हो सकता है। हालांकि इसके आसार बहुत कम ही नजर आ रहे हैं, बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक जो भी फैसले लिए हैं वो विफल ही रही हैं। गाजा इजराइल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने उस पर युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन वो भी अब दोबारा से शुरू हो गया है। संधि लगाई गई थी, संधि तोड़ दी गई है इजराइल की तरफ से। लगातार उनके जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, सैनिकों को मारा जा रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने पुतिन से बात कर ली है, हालांकि 30 दिनों के ये जो एक स्थायी विराम के रूप में उन्होंने बात की है, ये नहीं, जो विशेषज्ञ उनका मानना है कि नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वो चाइना से जो अपनी गुपचुप की जो दोस्ती निभा रहे हैं, रूस के साथ जो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, वो खुलकर सामने भी आ जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ चाइना को आंख दिखाना चाहते हैं और रशिया के साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही अगर बात करें, जैसा कि आपने रशिया की दोस्ती की बात की, तो जेलेंस्की की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया था कि ये व्लादिमीर पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। जी। जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे, अपने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात किए थे और जब दोनों नेताओं की भिड़ंत हुई थी, तो उसके बाद से जेलेंस्की की तरफ से ये प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं एक समय दुर्विरोधी रहा। अमेरिका और रसिया अब थोड़े करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों देशों की नज़दीकियाँ आने वाले समय में कितनी करीब होती हैं और कितने आगे जाते हैं इन दोनों। जब एक बड़ा शक्ति के रूप में देखा जाए तो अमेरिका है ही, रसिया भी किसी शक्ति से कम नहीं है। दोनों देश दुनिया में अपने सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब युद्ध वार चल रहा है तो बीते 2.5 साल से रसिया के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगे हैं, प्रतिबंध का शिकार भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो रसिया पिछले कुछ सालों के मुकाबले मौजूदा समय में कमजोर भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर के भी बातचीत चल रही होगी दोनों देशों के बीच। तो अब फायदे की राजनीति इसके बीच देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, ये पुतिन ने साफ कर दिया है कल होने वाली बातचीत में कि हम किसी भी प्रकार से अपनी सुरक्षा के साथ, अपने सैन्य खनिज उत्पादनों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और हम ये युद्ध विराम जो 30 दिनों का, वो ऊर्जा संयंत्रों पर उन्होंने कहा है कि वो कोई हमला नहीं करेंगे। उन्होंने शर्त रखी है कि बाकायदा यूक्रेन की तरफ से भी कोई हमला नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अब भी ज़ेलेंस्की उसी जिद में है कि वो अपने ना तो क्षेत्र छोड़ेंगे, ना ही वो जो अगर हमला होता है उनकी तरफ से तो हमले का वो उतना जवाब भी देंगे। क्योंकि इस वक्त पुतिन चारों तरफ से डिफेंसिव मोड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे उन्होंने शर्तें इस तरह की रख दी हैं ज़ेलेंस्की के सामने कि वो अब एक महाशक्ति के तौर पर, एक हठी नेता के तौर पर, एक सिरफिरे जिसको कह सकते हैं कि पुतिन लगातार वो बने हुए हैं कि जो हमने डिमांड्स आगे रखी हैं वो ज़ेलेंस्की, उनको पता है कि वो किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे। और ऐसे में ये रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकना असंभव की स्थिति बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब दो नेताओं के बीच बातचीत हुई है तो कितना सफल रहा, आने वाले समय में ये पता चल जाएगा। रुक करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की। नागपुर हिंसा की आग में जल रहा है, वहाँ पर मौजूदा स्थिति पर सबकी नज़रें हैं। सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, रात हो या दिन हो फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। और इसी बीच नागपुर हिंसा को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लिया है। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा तक मांग लिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए।
सर भाजपा नेताओं को कहना है कि ये हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है, साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, राजा हो, क्या लगता है कि वो प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और नहीं और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे, वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? अगर ऐसी बात है तो भाजपा ने अपने झंडे से हरा रंग निकालना चाहिए। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हरे रंग से कुछ तकलीफ है तो उनके झंडे पर जो हरा रंग है वो उन्होंने हटाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। नागपुर में हिंसा भड़की औरंगजेब के मकबरे को लेकर के मकबरा तोड़ने की बात की जा रही थी, जिसके बाद से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिम्मा संभाला और नारेबाजी की थी, जिसके बाद से विशेष समुदाय के लोग जा कर के वहाँ पर ताबड़तोड़ हमला किया। रात का समय था वो, और भारी तादाद में 500 से 1000 तक लोग थे, हाथ में तलवार लेकर के अचानक ही हिंसा को अंजाम दिया, जिसके बाद से माहौल बिगड़ गया और फिर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद से अब सियासत भी तेज हो चली है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नीतीश राणा की, तो वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो ये दंगा भड़का है ये काफ़ी सुनियोजित दंगा था, क्योंकि जिस प्रकार से ना केवल 100-200 की भीड़ बल्कि 500 से 1000 लोगों की भीड़ आती है सत्येंद्र जी, हाथों में तलवार लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, और सिर्फ नागपुर जो हमेशा से ही महाराष्ट्र का एक शांत जो एक शहर वो हमेशा से माना जाता रहा है, वो सुनियोजित ढंग से है। और ये जो हमले हैं वो काफ़ी सोच परख कर किए गए हैं और तमाम, और अजान के बाद ही जैसे ही कोई इफ्तारी का समय होता है उसके चंद घंटों के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा जो हिंसा थी वहाँ पर फैलाई गई, सिर्फ एक अफवाह के आधार पर कि विशेष समुदाय का एक पवित्र ग्रंथ जला दिया जाता है। हालांकि अभी तक जो खुलासे हुए हैं, बजरंग दल ने भी इस जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनका खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मात्र औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये अफवाह फैलाई गई और अफवाह की आग में नागपुर जल गया। और नीतीश राणा ने भी इसी को लेकर कहा है कि सिर्फ आरएसएस हर एक मुद्दे को लेकर आरएसएस पर आ जाना ये विपक्ष की आदत रही है हमेशा से ही, क्योंकि कुछ नहीं मिलता तो वो आरएसएस को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर अब्बू आजमी जिनके वजह से ही आज महाराष्ट्र में औरंगजेब का जो मुद्दा है वो इतना भड़का है और नीतीश राणा ने उन्हीं को जिम्मेदार भी ठहराया है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हिंसा भड़का उसके बाद से आरएसएस को निशाने पर विपक्ष की तरफ से लिया जा रहा है। संजय राउत का भी बयान सामने आया था, लेकिन अगर हिंसा की बात की जाए तो दो समुदायों के बीच ये बड़ा हिंसा देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से भी बड़ा इस पर हिंसा करने की बात सामने आ रही है। हिंदू पक्ष ये आरोप लगा रहा है तो उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया भी आ रही है। लेकिन अगर हिंसा की बात की जाए तो फिलहाल मौजूदा स्थिति पर सबकी नज़रें हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फुटेज के आधार पर और लोगों की खोज पकड़ जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जांच कमेटी बैठा दी गई है कि हिंसा के जो भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नागपुर ऐसा जगह है जहां पर देवेंद्र फडणवीस भी वहीं से आते हैं और गृह मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस हैं। ऐसे में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि महाराष्ट्र में हुए इस दंगे के बीच अब शांति व्यवस्था बहाल करना।
बिल्कुल, और सियासी गलियारों में तो इस तरह को लेकर भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं जिस दंगे को जिन्होंने भड़काया है, जिसके पीछे जिहादी विचारधारा ही है, और कोई विचारधारा इस हिंसा में कोई संतलिप्त नहीं है, केवल और केवल जिहादी विचारधारा। बहरहाल अब औरंगजेब पर छिड़ा ये विवाद कब खत्म होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के बड़े मुद्दों में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।